हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और बोर्ड कैप्सूल कोचिंग क्लास का इंतजार ही कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आए चैप्टर नंबर 3 जो ज्योग्राफी का होने वाला है, वाटर रिसोर्सेज। 3 नंबर का आने वाला है यहाँ से एक क्वेश्चन जो सेक्शन सी के अंदर आएगा बेटा। 3 नंबर आपकी इसी क्लास से स्कोर होने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके और बोर्ड एग्जाम में अपना स्कोर धीरे धीरे बढ़ाते रहे। और अगर ये क्लास जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, साथ साथ में ये क्लास हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम दोनों मीडियम की बात करने वाले हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो। तो इस क्लास का फायदा ना केवल इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए है, इस क्लास का फायदा हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ये तो आपको करना ही है, रेगुलर की बात है बेटा ये, क्योंकि यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। तो चलिए बेटा अपन स्टार्ट करने वाले हैं और आपके 3 नंबर परफेक्टली स्कोर कराने वाले हैं बेटा। तो आ जाइए फटाफट से इस क्लास के अंदर, कॉपी और पेन लेकर बैठना, मेरे साथ साथ नोट बनाते रहना, तो आपके एग्जाम में 3 नंबर कोई भी नहीं काट सकता है बेटा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन के साथ में, जो आपका क्या रहने वाला है। इफ यू लिव इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, हाउ विल यू परफॉर्म रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर आप अर्ध शुष्क इलाके में राजस्थान के रहते हैं तो आप वर्षा का जल कैसे संग्रहण करेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे। तो इसकी 2 विधियां हैं, आपके ओन यूज से बताना है बेटा। तो आ जाइए, पहला है बेटा खादिन एंड जोहड़। खादिन और जोहड़ नाम की विधि को अपन अपनाएंगे पानी को, वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए। तो आ जाइए, इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के शुष्क इलाके हैं और जो अर्ध शुष्क इलाके हैं राजस्थान के, पिट्स वर मेड इन द फील्ड टू कलेक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को बचाने के लिए क्या करेंगे, खेतों के अंदर खड्डे बनाए जाएंगे, गड्ढे बनाए जाएंगे, पिट्स बनाए जाएंगे, जिसके कारण द लैंड कुड बी इरिगेटेड एंड द कंजर्व वाटर कुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। जिससे क्या होगा, इजीली जो पानी जो भी इकट्ठा होगा रेन वाटर का उस खड्डे के अंदर, गड्ढे के अंदर, पिट्स के अंदर, उसका पानी का यूज अपन एग्रीकल्चर कृषि के काम में प्रयुक्त कर सकते हैं बेटा। खादिन इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, खादिन का जो यूज होता है बेटा वो कहां पर होता है, जैसलमेर जिले के अंदर होता है बेटा। और जो जोहड़ है वो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर यूज किया जाता है। दूसरा आ रहा है बेटा टंका और अंडरग्राउंड टैंक, मतलब टंका और भूमिगत टैंक की बात कर रहे हैं बेटा। तो इसके अंदर क्या होता है, इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, जो अर्ध शुष्क इलाके हैं और शुष्क इलाके राजस्थान के बेटा, स्पेशली बीकानेर फलोदी एंड बाड़मेर, राजस्थान के अर्ध शुष्क इलाके और शुष्क इलाके बेटा ये, क्योंकि ये राजस्थान के अर्ध शुष्क के कौन कौन से, फलोदी हो गया, बीकानेर हो गया और बाड़मेर हो गया। ऑलमोस्ट एवरी हाउस यूज टू हैव एन अंडरग्राउंड टैंक, लगभग हर जो घर है बेटा, प्रत्येक घर है इन इलाकों के अंदर, उनके पास अंडरग्राउंड टैंक और टांका है बेटा, फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को स्टोर करने के लिए। इट्स साइज इज एज लार्ज एज बिग रूम, इनकी जो साइज होती है बेटा वो रूम जैसी होती है, बड़े कमरे के समान होती है, कमरे के आकार की होती है। इसकी जो गहराई होती है, डीप होता है बेटा, ये ऊंचाई जो होती है इसकी पूरी डीप होता है वो 6.1 मीटर होता है, और इसकी जो लंबाई होती है बेटा वो 4.27 मीटर लॉन्ग होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है बेटा वो होती है 2.44 मीटर वाइड होता है बेटा। आगे, द टंका इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण का अभिन्न हिस्सा होता है। कि टांका जो है ना बेटा वो वर्षा के जल को अच्छी तरीके से स्टोर करने का एक बहुत अच्छा प्रोसेस है बेटा। दे आर कनेक्टेड टू द स्लूपिंग रोप ऑफ द हाउस बाय पाइप्स, तो इसको ये घरों की ढलाल जो छतें होती है उनको पाइप द्वारा यहाँ से जोड़ा जाता है बेटा। जो टंके होते हैं ना अंडरग्राउंड टैंक, उनको स्लोप मतलब रूफ टॉप पे जो पाइप लगा के उसको टंका के अंदर जोड़ दिया जाता है। रेन वाटर फ्रॉम द रूफ ट्रेवल थ्रू दिस पाइप टू द अंडरग्राउंड टैंका, क्या बोला, जो भी रूफ टॉप पे पानी इकट्ठा होगा, छत वर्षा जल आएगा बेटा, छत पर जो वर्षा जल आएगा उसको पाइप की हेल्प से अंडरग्राउंड भूमिगत टैंकों के अंदर डाल दिया जाता है। वेयर इट इज कलेक्टेड, जहां पर ये जल इकट्ठा हो जाता है बेटा, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट और व्यूज ऑन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बहुउद्देश्य परियोजना से होने वाले लाभ तथा हानि को अपन को विस्तार में समझाना है, वो भी आपके खुद के विचारों को बताना है कि इसके लाभ क्या है और इसकी हानि क्या है। किसके, बहुउद्देश्य परियोजना मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात करेंगे यहाँ पर। तो पहला एडवांटेज की बात अगर अपन करें यहाँ पर,
Flood control is achieved through dams built under this project and soil conservation is done. Very very important. क्या बोला? फ्लड का कंट्रोल, जो बाढ़ वगैरह आती है बेटा उनको कंट्रोल कर सकते हैं अगर अपन बांध बनाएंगे तो। और दूसरा इससे हेल्प क्या होगी? सॉइल कंजर्वेशन इज डन। जो बेटा सॉइल कंजर्वेशन जो होता है बेटा हमारा मृदा का संरक्षण, वो भी इन बांधों की हेल्प से किया जा सकता है बेटा। तो इन्होंने क्या बोला बेटा? पहला कि एडवांटेज में इन्होंने पहला बोला बेटा अपन को कि पहला क्या करेंगे अपन? पहला इसका काम होगा बेटा डैम बनाकर अपन फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं और सॉइल को कंजर्व मतलब मृदा को भी संरक्षण कर सकते हैं बांध बनाकर। दूसरा, फॉरेस्ट लैंड इज एक्सपांडेड बाय सिस्टमेटिकली प्लांटिंग ट्री इन द कैचमेंट एरिया ऑफ दिस डैम विच हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। क्या बोला? इन बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण कर, मतलब इन बांधों के इलाकों में अपन क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण कर सकते हैं, प्लांट ट्री कर सकते हैं, कर वन्य भूमि का विस्तार कर सकते हैं। जो वन्य भूमि है बेटा, जो फॉरेस्ट इलाका है उसको अपन बढ़ा सकते हैं, जिससे परितंत्र के संरक्षण में सहायता मिलती है, विच हेल्प इन द इकोसिस्टम। मतलब डैम के आसपास अपन ट्री को प्लांट कर लेंगे, जिससे क्या होगा बेटा? जिससे कैचमेंट एरिया बढ़ जाएगा डैम के यहाँ पर, और जिससे कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम हेल्प हो जाएगा बेटा, सपोर्ट मिल जाएगा उसको। Fish seeds are prepared in the reservoir built behind the dam. Very very important. बांधों के पीछे बने जलाशय में मछलियों के बीज तैयार किए जाते हैं बेटा। जो बांधों के पीछे जो होते हैं ना जलाशय, उन्होंने मछलियों के बीज तैयार किए जाते हैं बेटा। मछलियां जो होती है ना उसके बीज तैयार होते हैं। This project provide drinking water and irrigation facility for agriculture. क्या बोला? ये जो प्रोजेक्ट होता है बेटा वो प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है बेटा किसकी? ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर। इन परियोजना से पेयजल तथा कृषि हेतु सिंचाई की सुविधा मिलती है तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। मतलब क्या हुआ? जल विद्युत भी पैदा की जा सकती है, विच फुलफिल डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पावर नीड। जिससे क्या होगा? घरेलू और औद्योगिक विद्युत की भी पूर्ति होती है। मतलब कुछ नहीं बोला इन्होंने, बेनिफिट्स में क्या क्या बोल दिया इन्होंने। बेनिफिट्स में अपन को पहला बोला डैम बना दो। डैम बनाने से आपका क्या होगा बेटा? फ्लड का कंट्रोल हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण हो जाएगी, मृदा का संरक्षण हो जाएगा, मतलब सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या बोला? विद्युत, जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे घरेलू के अंदर औद्योगिक विद्युत की पूर्ति की जा सकती है। तीसरा इन्होंने बोला कि जो बांधों के पीछे जलाशय बने होते हैं वहां पे मछलियों के बीज तैयार किए जा सकते हैं। और चौथा इन्होंने बोला था बेटा अपन को, एक और क्या बोला था कि प्रॉपर तरीके से अगर अपन इसको करें बेटा तो क्या होगा? वृक्षारोपण कर सकते हैं, ट्री को प्लांट कर सकते हैं। अगर अपन ट्री को प्लांट करेंगे तो ट्री को प्लांट के साथ साथ उसका वन्य भूमि का विस्तार हो जाएगा, पूरा फॉरेस्ट एरिया बढ़ जाएगा। फॉरेस्ट एरिया बढ़ने के साथ साथ इकोसिस्टम को सपोर्ट मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा। पर इसके डिसएडवांटेज भी सर बहुत चीजें हैं। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है बेटा? पहला डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम अराइज इन द हैबिटेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल। जलीय प्राणियों के आवास में समस्या आती है। यहाँ पर जो जलीय प्राणी होते हैं ना, जो पानी में रहते हैं, उनके लिए आवास में रहने के लिए उनके समस्या आती है बेटा। वेजिटेशन इज डिस्ट्रॉयड व्हेन रिजर्वर आर बिल्ट ऑन फ्लड प्लेन। क्या बोला? बाढ़ के मैदानों में जलाशय बनाने पर वनस्पतियां नष्ट हो जाती है। अगर क्या बोला? बाढ़ के जहां पे मैदान है वहां पर अगर आप जलाशय बना देंगे तो वनस्पतियां जो है बेटा वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी बेटा। वनस्पतियों का मतलब क्या होता है? वेजिटेशन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर आप फ्लड प्लेन की जगह क्या बना दोगे? डैम्स बना दोगे बेटा। आगे, डैम्स कॉज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ परमानेंट कम्युनिटीज and their land and means of livelihood are snatched away. बिल्कुल इंपॉर्टेंट। बांधों के कारण स्थायी समुदाय के बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। अब आप जहां पर जो लोग रह रहे हैं वहां पर अगर आप बांध बना दोगे तो वहां के लोग उठ के कहीं और जाएंगे बेटा, तो उनका विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तथा उनकी भूमि और आजीविका के साधन भी क्या हो जाता है? छिन जाता है। जहां पर वो रहते हैं वो भी उनसे स्नैच मतलब छीन लिया जाता है। आगे, इरिगेशन फैसिलिटी आर लीडिंग टू ए सीरियस इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस। क्या बोला? सिंचाई सुविधाओं से भी गंभीर परिस्थिति परिणाम का हो रहा है कि सिंचाई कर रहे हैं अपन, इरिगेशन फैसिलिटी कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वहां पर। द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीज ड्यू टू डैम्स एंड वाटरबोर्न डिसीजेज एंड पॉल्यूशन स्प्रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांधों के कारण भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ रही है। जैसे ही बांध बन रहे हैं तो वहां पे भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ रही है तथा जल जनित बीमारियां, जो जल से होने वाली बीमारियां वो भी फैल रही है और प्रदूषण भी फैल रहा है वहां पर। ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट इन द रिजर्वर दे देमसेल्फ बिकम ए कॉज ऑफ फ्लड्स। क्या बोला इन्होंने बेटा?
जलाशय के तलछट जमा होने से वे स्वयं बाढ़ों का कारण बन जाते हैं। वहां पर अगर जलाशय इकट्ठा हो जाएगा तो वहां पर स्वयं बाढ़ों का निर्माण कारण बन जाते हैं, बाढ़ आने की संभावना वहां पर ऑटोमेटिकली बन जाती है बेटा। आई बात समझ में? तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड के पास में, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं बेटा? तो इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू यू हाउ डू डैम्स हेल्प इन द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। जो डैम्स होते हैं बेटा, जो बांध होते हैं बेटा, वो कैसे हेल्प करते हैं मैनेजमेंट, प्रबंधन करने में और संरक्षण करने में, कंजर्वेशन करने में पानी का। तो आ जाइए, डैम्स हेल्प इन द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर इन द फॉलोइंग वेज। पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध निम्न प्रकार से मदद करते हैं। तो निम्न प्रकार से कैसे करेंगे? पहला, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एंड फ्लड कंट्रोल आर डन बाय डैम्स। क्या बोला कि वाटर का संरक्षण करने से, पानी का संरक्षण करने से, जल का और प्रबंधन करने से बेटा जो फ्लड कंट्रोल है बेटा वो हो जाएगा, बाढ़ का नियंत्रण कर सकते हैं अपन डैम्स बनाकर बेटा। सेकंड, वाटर इज सप्लाइड फॉर इरिगेशन फ्रॉम डैम। वाटर की अपन सप्लाई कर सकते हैं बेटा डैम्स की हेल्प से। और तीसरा है, डैम्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश फार्मिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बोली है बेटा, अगर ध्यान देंगे यहाँ पर तो देखो, पहला बोला है बांधों द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन में 5 में ए बाढ़ का नियंत्रण अपन किया जा सकता है। बांधों से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जा सकती है। और तीसरा आ रहा है, बांध विद्युत उत्पादन, घरेलू उपयोग, औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन, आंतरिक और नौसेना संचालन एवं मत्स्य पालन के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो बेटा ये क्या बोला इन्होंने कि डैम्स और कहाँ काम आते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, घरेलू के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के अंदर, इंडस्ट्रियल के यूज के लेकर, रिक्रिएशन मनोरंजन के लेकर, इनलैंड नेविगेशन नौ संचालन को लेकर, और फिश फार्मिंग मतलब मत्स्य पालन के लिए भी उपयोगी होते हैं बेटा। आ जाइए बेटा, हाउ आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हेल्पफुल इन मेकिंग द कंट्री सेल्फ रिलायंट and improving the living standard of people, explain in your own word। very very important क्वेश्चन आ रहा है, बहुउद्देश्य परियोजना किस प्रकार देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायक है। मतलब जैसे बहुउद्देश्य परियोजना है तो इसमें लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया, देश के लोगों को, तथा उनके जीवन के स्तर में सुधार भी होने लगा है। अपने शब्दों में आपको स्पष्ट करना है बेटा। तो आ जाइए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हेल्पफुल इन मेकिंग द कंट्री सेल्फ रिलायंट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ने कैसे हेल्प करा लोगों को सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर बनाने के अंदर। तो आ जाइए बेटा, पहला, दिस प्रोवाइड ए कंटिन्यू सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर। इसने नियंत्रण क्या करा, लगातार निरंतर रूप से एग्रीकल्चर को क्या प्रोवाइड करा, वाटर की सप्लाई प्रोवाइड करी, आपूर्ति प्रोवाइड करी है। Which leads to timely irrigation of crop, जिससे क्रॉप फसलों की क्या हो सकी है, प्रॉपर तरीके से फसलों की इरिगेशन हो सकी है। एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिससे उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। क्या बोला, इससे खेती को निर्बाध गति में जल की पूर्ति होती है, जिसमें समय पर फसलों की सिंचाई होने कृषि उत्पादन बढ़ता है। तो प्रॉपर तरीके से कृषि की सिंचाई हुई है, जिससे क्या हुआ है, उत्पादन भी बढ़ाया गया है। दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड एनर्जी टू एग्रीकल्चर। इस परियोजना ने कृषि को ऊर्जा मिलने की भी आपूर्ति प्रोवाइड करी है। मेकिंग द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉसिबल, जिससे क्या करा इन्होंने बेटा, जिससे मिलने से कृषि में मशीनीकरण संभव हो गया। प्रॉपर तरीके से ऊर्जा पहुंची तो जिससे मशीनीकरण प्रॉपर तरीके से हो सका। अगर एनर्जी नहीं होती तो मशीनें प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाती। इंडस्ट्री गेट एनर्जी फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट विच हैज इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द कंट्री। इन परियोजना से उद्योगों को क्या मिली, ऊर्जा मिली, जिसके कारण देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। तो बेटा इससे 3 कौन कौन से हेल्प करे, सेल्फ निर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, प्रॉपर तरीके से वाटर को सप्लाई करा। अगर वाटर की सप्लाई बराबर से हुई तो कृषि की सिंचाई मतलब इरिगेशन प्रॉपर तरीके से हुआ। दूसरा, इसने एनर्जी को प्रोवाइड करा, एनर्जी को प्रोवाइड करा तो जिससे प्रोडक्शन बढ़ गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तीसरी बात, इसने क्या करा, प्रॉपर तरीके से एनर्जी, जो इंडस्ट्री को भी इसने एनर्जी प्रोवाइड करी, उद्योगों को भी ऊर्जा मिली, जिसके कारण औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ना चालू हो गया। आइए, हेल्पफुल इन द लिविंग द स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरा इसके अंदर। तो आइए बेटा, पहला पॉइंट, एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लीड टू इंक्रीज इन पीपल इनकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कृषि का उत्पादन बढ़ता है तो कृषि के उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, लोगों की आय में भी तो वृद्धि होगी ना। अगर उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो माल बेचेंगे, अगर माल बेचेंगे तो इनकम भी आएगी, तो ऑटोमेटिकली पीपल का स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीज इन इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे औद्योगिक प्रोडक्शन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा तो उनका रोजगार भी बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत जगह उनको रोजगार मिलना चालू हो गया फॉर वर्कर एंड लीड टू इंक्रीज इन देयर इनकम, जिसके कारण उनकी इनकम, आय में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो क्या बोला, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने से श्रमिकों को रोजगार के अवसर बढ़ते गए, उनको रोजगार मिलता गया तथा उनकी आय में भी वृद्धि होती गई। तो रोजगार मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी आय में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम हैव गिवन बर्थ टू ए न्यू सोशल मूवमेंट, एक्सप्लेन। क्या बोला, बहुउद्देश्य परियोजना बड़े बांधों से नए सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया है। जैसे बहुउद्देश्य परियोजना आई है ना, तो उसने सामाजिक आंदोलन को क्या दिया है, जन्म दिया है। कैसे दिया है, विस्तार में समझाइए। आइए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम हैव गिवन बर्थ टू मैनी सोशल मूवमेंट। क्या बोला, बहुउद्देश्य परियोजना और बड़े बांधों ने अनेक सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया है। कैसे, अकॉर्डिंग टू दोज मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टेहरी डैम आंदोलन आर प्रोमिनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन आंदोलन में से मुख्य कौन है, एक तो नर्मदा बचाओ आंदोलन और एक टेहरी बांध आंदोलन बेटा। तो इसमें क्या हुआ था, देयर आर मेनी रीजन फॉर द ऑपोजिशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड द मूवमेंट अगेंस्ट देम। इन परियोजना के विरोध तथा इनके विरोध आंदोलन में अनेक कारण है बेटा। इनका विरोध, इनका जो विरोध था बेटा वो कैसे हुआ था, तो ध्यान देना यहाँ पर। हाँ बेटा, देयर ऑपोजिशन इज मेनली ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। इसका जो विरोध होता मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण हुआ था। वहां की जो स्थानीय कम्युनिटी थी, लोकल कम्युनिटी थी, वो वहां से बेटा चली गई थी, तो वहां से चली गई तो उन्होंने विरोध करना चालू कर लिया। आगे, बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट लोकल पीपल ऑफन हैव टू सैक्रिफाइस देयर अटैचमेंट एंड कंट्रोल ओवर देयर लैंड, जिसके कारण वहां की जो लोकल कम्युनिटी थी उन्होंने अपना जो कंट्रोल था वो जमीन पर उन्होंने खो दिया था। तो इस परियोजना के कारण आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव ए नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए छोड़ना पड़ा बेटा। उनको छोड़ना पड़ा, इसलिए उन्होंने ओपोजिशन कर लिया, उनका विरोध कर लिया। आगे क्या बोला, लाइवलीहुड एंड रिसोर्सेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन, नेशन की वृद्धि के लिए, राष्ट्र की वृद्धि के लिए, देश की वृद्धि के लिए उनको वहां से छोड़ना पड़ा। While these local people do not get any benefits from this project, तो वहां के जो लोकल पीपल थे ना, उनको, वहां के लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ, जबकि इन स्थानीय लोगों को इस परियोजना का कोई लाभ नहीं मिल पाता है या नहीं मिला। आगे, लैंडलॉर्ड, बिग फार्मर, इंडस्ट्रियलाइज एंड अर्बन सेंटर गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम देम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन परियोजना के कारण लाभ नहीं मिला, जमींदार, बड़े किसान, उद्योगपति, नगरीय केंद्रीय को उनका अधिक लाभ मिलता है। जो वहां के लोग है ना बेटा, कौन कौन से, जमींदार हो गए, बड़े बड़े फार्मर्स हो गए, बड़े बड़े किसान हो गए, इंडस्ट्रियलाइज हो गए, नागरिक केंद्र हो गए बेटा, जैसे सेंटर अर्बन हो गए, उनको ज्यादा बेनिफिट मिला। Therefore, new social movement like this born to raise environmental issue, जिसके कारण क्या हुआ बेटा, जिसके कारण हुआ बेटा पर्यावरण मुद्दों तथा बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से पुनर्वास सुविधा दिलवाने हैं, तो इस प्रकार के नए सामाजिक आंदोलन को जन्म लेते हैं। तो बेटा सर, गरीब लोग जो थे उनको क्या कराना था बेटा, उनको प्रोवाइड करनी थी फैसिलिटी, तो फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए सामाजिक आंदोलन का जन्म हुआ। तो क्या बोला, देयरफॉर न्यू सोशल मूवमेंट लाइक दीज आर बोर्न टू रेज एनवायरमेंटल इशू एंड दे गेट रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द पुअर पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द डैम। जो लोग वहां से डैम बनने के कारण वहां से विस्थापित हो गए थे, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनको हेल्पफुल प्रोवाइड करने के लिए, बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए उनको क्या किया गया बेटा, सुविधाएं मिलनी पड़ी और सामाजिक आंदोलन ने जन्म लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज वाटर स्कार्सिटी पॉसिबल इन ए रीजन इवन इफ वाटर रिसोर्सेज आर अवेलेबल। पानी की कमी हो गई है बेटा, जहां पर पानी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है बेटा, जहां पे बहुत ज्यादा पानी पाया जाता है, वाटर रिसोर्स ज्यादा है, जल का संसाधन अवेलेबल होने के बावजूद भी वहां पानी की कमी हो रही है। एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, आपको एग्जांपल के साथ समझाना है। तो क्या बोला, किसी क्षेत्र में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी वहां जल दुर्बलता किस प्रकार संभव है, तो उदाहरण देकर समझाइए। Despite the abundance of water in region, the following reasons are responsible for high water demand and over exploitation.
एंड पुअर वाटर क्वालिटी। किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की अत्यधिक मांग, अतिशोषण तथा जल की खराब गुणवत्ता निम्न प्रकार होती है बेटा। तो पहला क्या बोला इन्होंने, पहला बोला एक्सेसिव एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द रिजल्टिंग इंक्रीज द डिमांड फॉर वाटर गेव बर्थ टू वाटर स्कार्सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग जल की दुर्बलता को जन्म देती है। क्या बोला, जैसी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही है पानी की, तो पानी की डिमांड बढ़ रही है, तो जिससे पानी की कमी को जन्म दे रही है, गिव बर्थ टू वाटर स्कार्सिटी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण हो रहा है, जिसके कारण आधे लोगों को तो पानी प्रॉपर मिल रहा है, आधों को पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर डोमेस्टिक यूज फॉर लार्ज पॉपुलेशन एंड फॉर ग्रोइंग मोर ग्रेन। क्या बोला, शहरीकरण अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग तथा अधिक अनाज उगाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण किया जाता है। क्या बोला बेटा, जनसंख्या बढ़ रही है, घरेलू उपयोग के लिए ज्यादा पानी का यूज कर रहे हैं, और ज्यादा पानी का यूज करने के साथ साथ अनाज उगाने के लिए भी वो जल संसाधन का अति शोषण कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं बेटा। किसके लिए, ग्रेन को उगाने के लिए, मोर ग्रेन उगाने के लिए, अधिक अनाज उगाने के लिए बेटा। आगे आता है, वाटर स्कार्सिटी सीन इवन इन एरिया विद अबंडेंस ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल। क्या बोला, शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा शहरी जीवन शैली के कारण भी प्रचुर मात्रा वाले क्षेत्रों में जल दुर्बलता दिखाई देती है। जहां पे क्या हो रहा है बेटा, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, अगर ये चीजें वहां पर बढ़ती जा रही है, तो ये चीजें बढ़ने से पानी की तो क्या होगी, कमी ही होगी। पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर इज ए कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। जल की खराब गुणवत्ता जल दुर्बलता का कारण है बेटा। अगर जल की क्या होगी, खराब गुणवत्ता होगी, क्वालिटी खराब होगी, तो पानी की ऑटोमेटिकली वहां पर कमी पाई जाएगी। एग्जाम्पल क्या दिया, शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेघालय की राजधानी कौन है बेटा, शिलोंग है, विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर फ्रॉम, जो किससे दूर है, 55 किलोमीटर, मासिन राम से दूर है बेटा, 55 किलोमीटर। द प्लेस विद द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बरसात होती है, इज फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। फिर भी वहां पे पानी की दुर्बलता देखने को मिल रही है बेटा। रीजन क्या है, हाई पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, तथा अर्बनाइजेशन और शहरीकरण बढ़ रहा है। तो तुम्हारे से एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है, वर्ल्ड कंट्री है बेटा, जहां पर आपको क्या देखने को मिल रही है, पानी ज्यादा मात्रा में होने के बावजूद भी आपको पानी की कमी देखने को मिल रही है, तो बेटा वो कौन है बेटा, शिलोंग, जो मेघालय की क्या है बेटा, कैपिटल है बेटा, विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर फ्रॉम मासिन राम, जो मासिन राम से 55 किलोमीटर दूर है, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बरसात होती है। विश्व की सबसे ज्यादा बरसात होने के बावजूद भी इंडिया के उस क्षेत्र में पानी की कमी देखने को मिल रही है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है बेटा ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण में भी वृद्धि हो रही है। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास में। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा वो क्या है बेटा, ध्यान देना। हाँ, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके उद्देश्य के बारे में आपको बात करनी है, इसके उद्देश्य बताने हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है स्टोरिंग रेन वाटर फॉर यूज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल को शुष्क मौसम में उपयोग करने के लिए भंडारित करके रखना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। मतलब जो शुष्क मौसम चल रहा है, मानसून चल रहा है, उसके अंदर आप वर्षा के जल को अगर इकट्ठा करके रखते हो बेटा, आने वाले समय के लिए बचा कर रखते हो, तो उसको अपन बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडर दिस द वाटर रिक्वायरमेंट इन द ड्राई सीजन इज मेड थ्रू कलेक्टेड वाटर। इसके अंतर्गत एकत्रित जल से शुष्क मौसम में जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। जब क्या होता है, ड्राई सीजन होता है बेटा, तो इस वाटर की हेल्प से अपन अपनी कमी को पूरी कर सकते हैं, अगर अपन को पानी चाहिए तो उस समय। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड इन रिवर, वर्षा जल संग्रहण से नदियों में आई बाढ़ पर भी नियंत्रण होता है। अगर आप वर्षा का जल का संग्रहण करते हो तो नदियों में बाढ़ नहीं आएगी, पानी तो आपने स्टोर कर लिया आपके फ्यूचर पर्पस के लिए। आगे, स्टोर्ड वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड व्हिच रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संग्रहित पानी जमीन में रिस कर जाता है, जिससे भूमिक
जीवन का जल का स्तर ऊंचा होता है। अगर जो पानी होगा बेटा वो ग्राउंड के अंदर जाएगा तो ग्राउंड वाटर की जो प्योरिटी होगी बेटा वो भी आपको बढ़ जाएगी, लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बढ़ जाएगा। Along with irrigation, water become available for drinking. इरिगेशन के साथ साथ तो पानी काम आता ही है जो अपन संग्रहण करते हैं, साथ साथ में पीने के काम में भी आता है और घरेलू के अंदर बहुत सारे उपयोग में भी एक पानी काम आता है। तो क्या बोला, वर्षा के जल का उपयोग मतलब स्टोर करते थे, उसकी क्या क्या उद्देश्य? तो पहला उद्देश्य बेटा आप सूखे मौसम के अंदर, शुष्क मौसम में इस जल का यूज कर सकते हो। अगर ये पानी नदियों में आई बाढ़ को भी नियंत्रण करता है। तीसरा, ये पानी जो होता है जमीन में रिसिव से जाता है, जिससे जमीन के स्तर का जो जल का स्तर जो होता है बढ़ सकता है। और चौथा आता है बेटा सिंचाई में तो काम आता ही आता है। चौथा, पानी पीने के लिए भी काम आता है। घरेलू में अन्य उपयोग होते हैं बेटा जल के, उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लास्ट आ रहा है, व्हाई इज देयर नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। In India, over exploitation and mismanagement of water resources can lead to the depletion of water resources. भारत में जल संसाधन अतिशोषण और कुप्रबंधन से जल संसाधन का क्या हो रहा है, हाँ हो रहा है, मतलब जल संसाधन गिर रहा है, वाटर का रिसोर्सेज गिर रहा है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, ज्यादा शोषण कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। ज्यादा शोषण के कारण और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने के कारण जल का जो संसाधन है, वाटर का रिसोर्सेज है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है, गिरता जा रहा है। आगे, विच कॉज ए सीरियस प्रॉब्लम, जिसके गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। Therefore, as a result, the problem of ecological crisis में arise, जिससे क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक संकट को समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। विच ए कॉज ए सीरियस इंपैक्ट ऑन अवर लाइफ, जिसके कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली पानी का रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज गिर जाएगा, जिसके कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा तो हमारी लाइफ, हमारे जीवन पर बहुत बड़ा उसका प्रभाव पड़ेगा। There is a need of the hour to conserve and manage our water resource to save ourselves from food related threats, ensure food security, maintain the continuity of our livelihood and production activity, and prevent our natural ecosystem from being degraded. Very very important line आ रही है बेटा, देखो क्या बोला, अगर हम बरोबर तरीके से इसकी सुरक्षा करते हैं तो क्या बोला, स्वयं को खाद्य संबंधी स्तरों से बचाने, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखने तथा अपने प्राकृतिक प्रकृति को निम्नलिखित होने से बचाने के लिए समय की मांग के हम अपने जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फूड सिक्योरिटी बना रहे, हम खतरे से बचे बेटा, आजीविका स्तर बना रहे, दूसरा उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता बनी रखने के लिए, प्राकृतिक प्रदंत्र के निम्नीकृत होने से बचाने के लिए प्रॉपर तरीके से बैलेंस चलना चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस चलना चाहिए बेटा। बोला ना, फूड रिलेटेड थ्रेड, फूड सिक्योरिटी, मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइवलिटी, हमारा जीवन का स्तर कंटिन्यू चलना चाहिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी, उत्पादन बरोबर होना चाहिए, प्रिवेंट अवर नेचुरल इकोसिस्टम, हमारा प्राकृतिक परितंत्र को बचाने के लिए, फ्रॉम बीइंग डिग्रेडेड, खत्म होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से जल का संसाधन का मैनेजमेंट करेंगे बेटा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, वाटर क्वालिटी इज डिटोरेटिंग बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्या बोला, औद्योगिकरण से और शहरीकरण से वाटर की जो क्वालिटी है वो खत्म होती जा रही, गिरती जा रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि जो उद्योग का वेस्ट होता है, गंदगी होती है, जो डोमेस्टिक घरेलू गंदगी होती है वो नदी नालों में बहा दी जाती है, केमिकल्स वगैरह होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इवन विद सफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज दिस एरिया हैव टू फेस वाटर स्कार्सिटी। तो क्या बोला बेटा इन्होंने, इसके अलावा औद्योगिकरण से नगरीकरण के कारण घरेलू व औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों और कीटनाशकों का आदि का कारण जल गुणवत्ता खराब हो रही है, जिसके कारण पर्याप्त जल संसाधन के होते हुए भी इन क्षेत्रों को जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जल तो खराब हो रहा है, जल खराब हो रहा है, उसको कोई यूज भी नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली वाटर की क्या हो जाएगी, स्कार्सिटी, जल की दुर्लभता हो जाएगी। अतः hence it is necessary that there should be proper conservation and management of water in India, जिसके कारण क्या बोला, आवश्यकता है कि भारत में जल का उचित संरक्षण एवं प्रबंधन हो। तो क्या हो रहा है बेटा, वाटर का मैनेजमेंट बरोबर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो हम बहुत सारे खतरे को देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे खतरे के हमारे जो रिसोर्सेज है बेटा वाटर के वो खत्म होते जा रहे हैं।
दूसरा, बहुत ज्यादा समस्या को सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण समस्या पैदा तो हो रही है, जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी इम्बैलेंस हो रहा है, प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत गंभीर समस्या को पैदा कर सकता है। और उत्पादन की क्रियाओं को बचाने के लिए, हम आजीविका को मेंटेन करने के लिए बेटा, दूसरी बात हमारे फूड सिक्योरिटी को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर का बरोबर तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, जिसके कारण और भी इसके साथ साथ जो शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, जिसके कारण घरों का वेस्ट, इंडस्ट्री का वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड ये नदी नालों में छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण पानी पूरा खराब हो रहा है। जल की प्रेजेंस तो ज्यादा है और वाटर की कमी भी देखने को मिल रही है। तो हम करेंगे कि हमारा वाटर क्या हो, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करें इंडिया के अंदर, जिससे आने वाले समय के अंदर हमारे को वाटर की कमी, वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी देखने को, दुर्लभता, जल की दुर्लभता देखने को ना मिले। ये आपका चैप्टर था बेटा, कौन सा, वाटर रिसोर्स, जल संसाधन, जहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ये 8 क्वेश्चन जो बताया मैंने आपको, इसी 8 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आपको पता चलना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू सो मच, अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।